ना कोई धर्म, जाति, ना मजहब, ना कोई रस्म रिवाज। कितने आज़ाद हैं ये परिंदे और पंख भी हैं इनके पास। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा खास शो सत्य की विजय, यानी सिर्फ सच। यहाँ ना किसी का एजेंडा है और ना हो हल्ला। 100% रिसर्च के आधार पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं। धन बांटने की बात करें, अगर हम सत्ता बांटने की बात करें तो पहला कदम ये होना चाहिए कि भैया किसकी कितनी आबादी है। यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस किया। ये जाति जनगणना जो है पूरे देश में होनी चाहिए, तो अगर हो रही बात उन्होंने रखी है तो अच्छी बात है। अगर वो अब अगला बार करें तो बिल्कुल जाति आधारित जनगणना करा दें। इन दिनों जातिगत जनगणना को लेकर सियासी घमासान जारी है। देश के कई राजनीतिक दल जातिगत जनगणना के समर्थन में दिख रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर देश में 2021 की दशकीय जनगणना जल्द से जल्द कराने की मांग की है। खड़गे ने चिट्ठी में जनगणना के लिए जाति को अभिन्न अंग बनाने की बात कही। खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी में क्या लिखा है, आइए इस चिट्ठी के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं। कि पहले बात कांग्रेस अध्यक्ष की प्रधानमंत्री की चिट्ठी को लेकर, फिर प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है खड़गे साहब ने कांग्रेस के अध्यक्ष ने कि कांग्रेस नवीनतम जाति जनगणना की मांग करती है कि जनगणना में जातियों का हिसाब किताब रखा जाए कि हर जाति की हिस्सेदारी उसमें पता पड़े। यूपीए सरकार ने 2011-12 में जाति जनगणना कराई थी। इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी में खड़गे साहब ने किया है। यूपीए सरकार ने 2011-12 में करवाया था। कई कारणों से अब तक जातिगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए। उस समय जातिगत जनगणना करवाई गई थी, जिस जनगणना हुई थी 2011 में, लेकिन उसके आंकड़े नहीं जारी किए गए हैं। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण कार्यक्रमों के लिए डेटाबेस अधूरा है, क्योंकि जब तक वो जातियों का नहीं पता पड़ेगा तो सामाजिक न्याय और एम्पावरमेंट के जो प्रोग्राम हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। नई जनगणना तुरंत हो और इसमें व्यापक जातिगत जनगणना भी शामिल हो, इस पर जोर दिया गया है। जो हमारी 2021 की जनगणना थी वो नहीं हो पा रही हुई है, तो उसको भी शामिल किया जाए। कर्नाटक के कोलार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ये मांग उठाई। इसके कुछ देर बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर जाति जनगणना की मांग रख दी। इसके बाद इस मामले पर बड़ी राजनीतिक बहस छिड़ गई। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पहली बार जातिगत जनगणना पर देश में बहस हो रही हो। इससे पहले भी वक्त वक्त पर राजनीतिक दलों ने ये मांग उठाई है। जातिगत जनगणना के पक्ष में अपने तर्क हैं तो विपक्ष के भी अपने तर्क हैं। आइए देखते हैं इन दोनों के तर्क क्या हैं, पक्ष और विपक्ष के। ये दोनों तर्क आप देख सकते हैं। पक्ष में है कि सरकारी नीतियां और योजनाएं बनाने में सहायक हैं, जबकि विपक्ष का तर्क है, विपक्ष में तर्क है कि देश को सामाजिक ताना बाना बिगड़ सकता है इससे। ये बड़ा तर्क दिया जा रहा है। पक्ष में तर्क है कि पता चलेगा कि कौन सी जाति पिछड़ेपन का शिकार है, ताकि इस पर प्रोग्राम बनाया जाए। परिवार नियोजन के प्रयासों पर असर पड़ेगा, ये भी एक तर्क दिया जा रहा है इसके खिलाफ। आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा की वास्तविक जानकारी मिल सकेगी, जबकि खिलाफ वालों का कहना है कि समाज में लोगों के आपसी संबंधों पर इसका असर पड़ सकता है। SC/ST की अलग गिनती होती है तो बाकियों की क्यों नहीं हो, ये भी कहा जा रहा है कि बाकी जो जातियां उनकी क्यों नहीं होती। देश भर में आरक्षण की नई मांगे उठ सकती हैं, ये इसका एक तर्क है इसके खिलाफ। दरअसल कर्नाटक का विधानसभा चुनाव 2024 के चुनाव से पहले काफी अहम माना जाता है। यही वजह है कि कर्नाटक चुनाव के जरिए 2024 की सियासी बिसात बिछाई जा रही है। बीजेपी ने 2014 में जिस सियासी समीकरण से कांग्रेस को देश की सत्ता से बेदखल किया था, अब कांग्रेस भी उसी एजेंडे के तहत अगले लोकसभा चुनाव के लिए ताना बाना बुन रही है। राहुल गांधी ने जाति आधारित जनगणना की वकालत और जितनी आबादी उतना हक की मांग उठाकर ओबीसी और दलित कार्ड खेल दिया है। राहुल ने आरक्षण की अधिकतम 50% सीमा को भी खत्म करने की मांग की। इस सब के पीछे कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या है, वो भी जान लेते हैं कि क्या चाहते हैं कांग्रेस, इस पर क्यों अपनी मुहिम तेज कर रही है। माफ कीजिए, कांग्रेस ने क्यों मुहिम तेज की, इसको समझ लें कि बीजेपी के ओबीसी कार्ड पर कांग्रेस का पलटवार है। बीजेपी जो है ओबीसी कार्ड खेल रही थी पिछले चुनावों में, उसने ओबीसी पर फोकस किया था, तब उससे आगे बढ़ना चाहती है कांग्रेस। कर्नाटक चुनाव में आरक्षण फैक्टर की काट रखी जा रही है, क्योंकि जो मुस्लिम आरक्षण था 4% उसको हटा दिया है पसमानदा मुस्लिमों का, तो उसके लिए ये काट के तौर पर कांग्रेस इसको काम में लेना चाहती है, जो वोकालिगा और लिंगायत को दिया गया है। जातिगत जनगणना के बहाने विपक्षी एकता की जा रही है, क्योंकि ज़्यादातर विपक्षी जो पार्टियां हैं
केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो पार्टियां हैं वो इस पर एकमत हो रही हैं। धार्मिक ध्रुवीकरण की काट जातीय समीकरण हो सकती है। एक तरफ कुछ पार्टियां धार्मिक समीकरण कर रही हैं, धार्मिक एकीकरण कर रही हैं, तो ध्रुवीकरण को, उस पोलराइजेशन को काट करने के लिए बीजेपी के ओबीसी वोट में भी सेंध लगाने की कोशिश है, क्योंकि उसमें से भी कई जातियां हैं जो इसमें शामिल नहीं हैं, तो उनको लिया जा सकता है। मंडल बनाम कमंडल की सियासत को फिर से धार दी जा रही है। आपको याद होगा कि एक ज़माने में मंडल और कमंडल की पॉलिटिक्स चली थी, उससे बड़ा परिवर्तन आया था हिंदुस्तान की राजनीति में। जातिगत जनगणना पर कर्नाटक में राहुल गांधी ने आखिर क्या कहा था वो भी आपको सुनाते हैं। साथ ही जातिगत जनगणना पर बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं, फिर चर्चा शुरू करेंगे। यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस किया। पूरे देश की जातियों का डेटा उस सेंसस में है। मोदी जी, आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए, पता लग जाए देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। सिर्फ 7% सेक्रेटरीज ओबीसी, दलित और आदिवासी में से क्यों आते हैं? दूसरी बात, जो एससी और एसटी का कोटा है उसको उनकी आबादी से प्रोपोर्शन कर दीजिए। कि अब देखिए ना भाई, 10 साल पर होता था, अब नहीं ना हो रहा है। आज कौन साल हो गया बोलिए? 10 साल पर हर बार होता था, इस बार तो नहीं हुआ। 13 साल हो गया, नहीं हुआ अभी तक। तो अगर वो अब अगला बार करें तो बिल्कुल जाति आधारित जनगणना करा दें। आप जान ही रहे हैं, जब ये जाति जनगणना की मांग थी तो सभी दलों को हमने लिखा था और ये मांग की थी कि ये जाति जनगणना जो है पूरे देश में होनी चाहिए। तो अगर हो रही बात उन्होंने रखी है तो बीजेपी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को धार दे रही है। 2024 के चुनाव में राम मंदिर को बीजेपी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर लोगों के सामने रख सके। ऐसे में मंडल बनाम कमंडल का पॉलिटिकल एजेंडा सेट किया जा रहा है। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों को लगता है कि जाति आधारित जनगणना के जरिए बीजेपी के धार्मिक ध्रुवीकरण के राजनीतिक चक्रव्यूह को तोड़ा जा सकता है और शायद इसीलिए विपक्षी दल जातिगत पॉलिटिक्स का एजेंडा सेट करने में लगे हुए हैं। तो क्या जातिगत जनगणना से बड़ा सामाजिक बदलाव होगा? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्या भारत को जातिगत जनगणना की जरूरत है? और 2024 में जातिगत जनगणना क्या चुनाव का मुद्दा बन सकता है? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे खास मेहमान कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मेरे मित्र सुरेंद्र राजपूत साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्वनी शाही साहब, शिक्षाविद और प्रोफेसर राजेश पासवान साहब और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर पासवान, आपसे पहले समझना चाहता हूँ इस सब पॉलिटिक्स का और इस डिमांड का क्या मतलब है, क्या फायदा होने वाला है पॉलिटिक्स के अलावा? विजय जी, आपने अपनी रिपोर्ट में सारी चीजों को बता दिया है जी कि जिन जिन मुद्दों को लेकर के की जा रही है। जातिगत जनगणना सिर्फ एक काउंटिंग नहीं है जातियों की, बल्कि इसके पीछे के निहितार्थ है और इससे जुड़ा हुआ भी मसला आरक्षण का है और इसी के साथ साथ ये भी है कि किन जातियों का कितना प्रतिनिधित्व है राजनीति में, सामाजिक क्षेत्र में और बाकी अन्य क्षेत्रों में। तो आपने सारी चीजों को बता दिया है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने नोट की है कि मंडल बनाम कमंडल में इस दोनों की राजनीति की जो शुरुआत हुई थी, वर्तमान दौर में कमंडल हावी हो गया, तो उसकी काट के लिए मंडल के एजेंडे को फिर से लाने की कोशिश की जा रही है। इसके राजनीतिक निहितार्थ यही है। जी सुरेंद्र राजपूत साहब, कांग्रेस जो है हमेशा एक सामूहिक सबके साथ चलने की बात करती रहती है। अब ये जातिगत जनगणना पर आकर आप क्या करना चाहते हैं? जो कहा जा रहा है कि मंडल वर्सेस कमंडल की जो राजनीति है उसको आप धार देना चाहते हैं? विजय भाई, देखिए, कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है ये तो अलग विषय है, लेकिन मेरी आवाज़ ही मुझे सुनाई दे रही है, थोड़ा इसको ठीक करा दीजिए प्लीज़। जी पीसीआर प्लीज़ थोड़ा सा देखिए सुरेंद्र जी की आवाज़ को। तो, जी हाँ, इको हो रही है जी। मैं आपसे दो चीज़ें बड़ी स्पष्ट कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में सामाजिक परिवर्तन वजह से आया, इसको तो कोई नहीं नकार सकता। संविधान में दलितों को और क्या नाम एसटी एसटी को संवैधानिक आरक्षण का अधिकार मिला हुआ है जी। उसी तरीके से पिछड़ों को भी क्यों नहीं मिले जी। और जो सबसे बड़ी बात है कि जब सामाजिक रूप से वर्ग
क्या नाम आगे बढ़ेंगे तो पूरे देश की अपने आप सामूहिक नेतृत्व की भी बात होगी और सामूहिकता में सबकी तरक्की भी होगी। देश के संसाधनों पर मात्र 1%, 2%, 5%, 10% लोगों का ही कब्जा क्यों नहीं रहे समानुपातिक रूप से? तो जातिगत जनगणना के पहली चीज तो हम इसलिए हक में है। दूसरी चीज इसलिए हक में है कि जो कुछ पिछड़ी जातियां, कुछ दलित जातियां या कोई भी जातियां हैं जो एक समूह में है, अगर उनके पास कहीं किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम या किसी के पास कुछ है, तो अगर उसकी गणना हो जाए तो क्या नुकसान है? तीसरी बात जो आज हमसे पूछा जा रहा है, हमसे आप पूछते हैं कि साहब हम पक्ष में हैं कि विरोध में हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी से एक बात पूछना चाहते हैं कि 2014 तक आप पक्ष में थे, 2015 में, 16 में, 17 में आप पक्ष में थे, आपके मैनिफेस्टो में था कि साहब जातिगत जनगणना हम करें जी। तो इसके बाद 2018 के बाद क्या हो गया? ठीक है, आप तो जिस चीज को लगातार कहते थे कि साहब हम जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं, आज क्या हो गया कि आप जनगणना, जातिगत जनगणना के विरोध में? आप कुत्ते की जनगणना कर रहे हैं, बिल्ली की जनगणना कर रहे हैं, पक्षी की जनगणना कर रहे हैं, तो क्या नाम बिलार की जनगणना कर रहे हैं, आप शेरों की, गीदड़ों की, हाथियों की, सबकी जनगणना कर रहे हैं। आखिर आपको जातियों की जनगणना करने में दिक्कत क्या है? ठीक है, ये अश्विनी जी से पूछता हूँ, लेकिन राजपूत साहब एक सवाल आपसे समझना चाहता हूँ। खड़गे साहब ने चिट्ठी में लिखा कि 2011 में, एक चिट्ठी में नहीं भी लिखते तो भी सार्वजनिक है बात, कि जनगणना जो हुई थी उस समय यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसमें जातीय जनगणना कराई गई थी और उसके बाद 3 साल तक यूपीए की सरकार रही, कराई गई। तो जो आपका आज जो जातीय प्रेम आ रहा है, ये उस दिन क्यों नहीं रहा? वो 3 साल आपने, ये जो मौका आपके पास था उस समय, इसको एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया? 2011 में जातीय जनगणना लगभग 2011 के आखिरी तक खत्म हुई थी। 12-13 में उनको कंपाइल किया जा रहा था। 13 के बाद ये बात सच है कि 4-6 महीने हमसे डिले हुआ है। हम उस डिले की क्षमा मांगते हैं, क्योंकि अगर हमें नहीं बताना होता तो हम जातिगत जनगणना 2011 में करते क्यों? लेकिन हाँ, 5-6 महीने की डिले हुई, लेकिन हम तो उसके लिए क्षमा मांग रहे हैं। लेकिन 2014 से लेकर के और 2023 तक जो सरकार है जी, आज तक वो उस जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक क्यों नहीं कर पाए? क्या ये ज्यादा वैलिड क्वेश्चन नहीं है? बिल्कुल नहीं, वो अश्विनी जी से पूछते, मैं आपका सवाल आपसे पूछ रहा था ना। ठीक है, अश्विनी जी आप बताइए, 2018 तक सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि 2018 तक आप भी चाहते थे जनगणना हो जाए, और नीतीश कुमार जी के साथ रहते यदि 2017 के बाद तो शायद उस पर चलते रहते। अब क्या हुआ अचानक? अब सुरेंद्र जी कह रहे हैं तो भाई आप मान लीजिए कि हम चाहते थे जी। हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देते हैं जी। हम क्यों, अभी इन्होंने कहा ना कि शेर, भालू, लोमड़ी सबका कराते हैं, तो हम शेर, चीता और लोमड़ी, हम आप मनुष्यों का जो है एक साथ लेकर चलना, वन्य जीवों को उधर छोड़ देते हैं जी। सुरेंद्र जी तो बहुत कुछ कहेंगे। 11 से जनगणना हुई इनकी और 14 तक रिपोर्ट प्रकाशित नहीं कर पाए। 400 करोड़ रुपए डुबा दिया सरकार का, देश का, रिपोर्ट प्रकाशित नहीं कर पाए। 400 करोड़ रुपए खर्चा आया था। ठीक है, चलिए ठीक है, ये क्षमा मांग लिया इन्होंने अभी राष्ट्रीय चैनल पर जी। लेकिन 2015 में सिद्धारमैया जी भी करा लेते हैं कर्नाटक में जी। वो क्यों नहीं करते हैं? उनको भी तो सार्वजनिक करना चाहिए, नहीं करते। वहीं आज राहुल गांधी जी जाकर ये मांग करते हैं जी। तो कितना दोहरा चरित्र है। मैं और बाकी शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन दोहरा चरित्र कांग्रेस का कि एक तरफ वो सबको, ओबीसी को लॉलीपॉप दिखाते हैं कि हम आपके साथ हैं जी, दूसरी तरफ वही काम वो करके देते नहीं है जी। जब आपने कराया, चलिए 15-14 की बात भी नहीं कर रहा हूं मैं, सिद्धारमैया जी की बात कर रहा हूं जी। इन लोगों की सरकार थी तो राजस्थान में भी जातीय जनगणना हुई थी। ठीक है, तो शाही साहब मतलब मैं ये समझूं कि मतलब भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के खिलाफ है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ हैं और उसी में हम सबको लेकर चलना चाहते हैं। हमको सबका आशीर्वाद प्राप्त है। हमको जातियों में मतभेद क्यों करना जी, जातियों में मतलब इसको देना वो भी। अरे सर आप विद्वान, अश्विनी जी आप विद्वान आदमी हैं, मेरे जैसे आदमी को समझाइए ना जो थोड़ा सा समझ में कमजोर हो, कि भाई आप जातीय जनगणना के खिलाफ हैं कि साथ? ये इतना भारी भरकम शब्द मुझे आते नहीं है, सबका साथ, सबका विकास। और विजय जी अच्छा मजाक कर लेते हैं आप, विद्वान आदमी, और उसके बाद इस तरीके की बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि देखिए, हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी ने एक ओबीसी प्रधानमंत्री दे दिया जी। आदिवासी आज राष्ट्रपति है आपके देश का जी।
आज कांग्रेस ने 20 साल पहले दिया था दलित राष्ट्रपति, आपको याद होगा। हाँ, एकदम दिया था, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। दलित राष्ट्रपति दिया, अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री दिया, अभी 14 तक थे वो। लेकिन ये भी तो लाल किले से कहा कि अल्पसंख्यकों का, मुस्लिमों का पहला हक है, तो ये भी तो कहने वाले। हम ये नहीं कहते हैं, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, और हमारा नारा ये था, है और रहेगा। जी, तो सर ये जो 2012-13 में, मुझे ऐसा याद आता है, आप थोड़ा सा करेक्ट करिए क्योंकि आप भी उत्तर प्रदेश से है, जो भारतीय जनता पार्टी ने जिले जिले का गजेटियर नोटिफिकेशन निकाल के जातियों का हिसाब किताब किया था, और उस समय एक शब्द बहुत पॉपुलर हुआ था आपकी पार्टी में, सोशल इंजीनियरिंग का। हालांकि उससे पहले गोविंदाचार्य साहब ने किया था, लेकिन 2013 के चुनाव, 14 के चुनाव से पहले 2013 में आपने गजट नोटिफिकेशंस को देखा कि किस जिले में उत्तर प्रदेश के कौन सी जाति है, कौन सी जाति नहीं है, और फिर कौन सी जाति एससी में है, कौन सी नहीं है, फिर कौन सी जाति बीएसपी के साथ है, कौन सी जाति यादव के साथ है, और जो नहीं है वो कौन कौन सी है। ये सब सबका साथ के लिए कोशिश कर रहे थे। देखिए, तो हमको आशीर्वाद मिला ना उनका गजेटियर का। उत्तर प्रदेश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुआ था, थोड़ा सा करेक्ट करें जी। कहाँ हुआ था आप बता दीजिए, मुझे बता दीजिए कहाँ। नहीं, मतलब वही मैं पूछ रहा हूँ, उत्तर 12-13 में अगर ऐसी बात है 12-13 में, तो हमको सबका आशीर्वाद मिला। देखिए किस तरीके से 14 में हमारी सरकार आई, सेंट्रल में कितनी शानदार तरीके से, उत्तर प्रदेश में उसके बाद 17 में हमारी सरकार आई। तो हम तो सबका साथ सबका विकास की बात ही कर रहे हैं। हमको बांटना नहीं जातियों में। ये जाति की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं। ठीक है। ये जातियों की बात करते हैं, हम उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। ये जातियों की बात करते हैं, हम यूपीआई की बात करते हैं। हम तो बहुत सी चीजों की बात हैं, हम एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करते हैं, जातियों की बात। प्रोफेसर पासवान बताइए कि क्या बड़ा फायदा होगा अगर ये जातीय जनगणना हो जाती है, और क्या बड़ा नुकसान हो सकता है जिससे पॉलिटिकल पार्टीज डरती हैं? इससे एक मुहावरा मैं बताना चाहूंगा, गुड़ खाए गुटले से परहेज करें जी। तो राजनीतिक पार्टियों की स्थिति यही है कि वे जातिगत समीकरणों को साधने के लिए सारे हथकंडे अपनाती है, जिसका जिक्र आपने किया कि अलग अलग बाइफरकेट करना, किस जाति के कितने वोट हैं, कि उसका रुझान कहाँ पे, क्या, ये सारे काम करती है सारी राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस बीजेपी सभी पार्टियां करती हैं। लेकिन जाति के नाम पे उसकी गणना करवाना और यह देखना कि किस क्षेत्र में किसका कितना प्रतिनिधित्व है, यह ईमानदारी से नहीं जानना चाहती है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। दूसरी एक और बात मैं कहना चाहूंगा, अक्सर कहा जाता है, ये सुनते सुनते हम लोगों के कान पक जाते हैं, दलित राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति। इसका मतलब कि दलित यदि राष्ट्रपति बनने के बाद वो दलित ही रहता है, अगर महिला है वो भी इसके बाद ही आदिवासी रहती है। यह जो सोच, जिस सोच से बात कही जाती है, इसका मतलब ये है कि वे पद चाहे कुछ भी हासिल करने रहेंगे, लेकिन वो जो सामाजिक स्थिति है कुछ लोगों के लिए, उसी सामाजिक स्थिति में बने रहेंगे। तो इसी सोच के बरक्स जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी है, अक्सर कोर्ट भी कर चुकी है कि आप इसके लिए डेटा लाइए, किस पे कहाँ पे क्या है। आपने भी देख रहे हैं कि आरटीआई में चीजें निकली है कि किसने किसके पदों पे किन जातियों का वर्चस्व है। तो हमारे साथ सबका साथ और अपना विकास जो है ना, इसको इसकी काट के लिए जरूरी है कि जातिगत जनगणना हो, और किस चीज पे किसका वर्चस्व है, ये भी चीजें खुल के आनी चाहिए। जी, हमारे साथ राजनीति और समाज शास्त्र के विद्वान मेरे मित्र आशुतोष जी भी जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, थोड़ा सा ज्ञान दीजिए हमें भी, ये जातीय जनगणना और जातियों का क्या हिसाब किताब है जिससे सब लोग परेशान चल रहे हैं आजकल? नहीं, मुझे लगता है कि उससे परेशान तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, बाकी तो कोई परेशान है नहीं। अच्छा। वो इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं क्योंकि आप अगर देखिए, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो या आरजेडी हो, और अब तो कांग्रेस पार्टी ने भी कह दिया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और कांग्रेस ने तो एक कदम आगे बढ़कर कहा है, जो नारा था जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जी। राहुल गांधी ने क्या कहा है कोलार में? राहुल गांधी ने कहा जितनी आबादी उतना हक। जी। ये बहुत ही छोटा सा नारा है। जी। लेकिन तो कांग्रेस भी इस पक्ष में आ गई है। जी। इसलिए मुझे लगता है कि जातिगत जनगणना एक जीवित मुद्दा है, और इसको जितनी जल्दी इसका समाधान निकाल लिया जाए उतना ही अच्छा है। जी। क्योंकि अगर ओबीसी तबका बहुत ही आज की तारीख में वो अपना हक मान रही है, जी, दलित तबका वो अपना हक मान रहा है, जी,
और जब सारी की सारी राजनीति सिर्फ जातियों के इर्द गिर्द होती है, जो पार्टी ये कहती है जातियों में विश्वास नहीं करती, इसका मतलब ये पार्टी उतना ही बड़ा झूठ बोलती है जी। यहां तक कि काउंसलर तक का चुनाव जब होता है, वार्ड तक का चुनाव होता है, वहां भी जाति एक जाति की जनगणना होती है, उसके हिसाब से कैंडिडेट दिए जाते हैं और उसी हिसाब से चुनाव लड़े जाते हैं जी। आपने पिछली बार उत्तर प्रदेश के अंदर देखा, भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या मायावती की काट करका है तो जाटों के खिलाफ से बाकी दलित जातियां हैं उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश करिए जी। अगर आपको अखिलेश यादव की को काटना है तो यादव के अलावा जितनी ओबीसी जाति है उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश करिए। और कांग्रेस पार्टी जो 1990 के बाद से उत्तर प्रदेश और बिहार में खलास हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण यह था क्योंकि वो मंडल कमीशन के मसले पर वो कोई तय ही नहीं कर पाई उसका रुख क्या होगा जी। लेकिन एक चीज समझाइए आशुतोष जी कि अक्सर कहा जा रहा है जाति जनगणना के पक्ष में कि जो सरकार की नीतियां हैं उनका फायदा हर एक को मिले, ये भी एक बड़ा तर्क दिया जा रहा है। मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे आप समझाइए कि सरकार की जो नीतियां होती है, कोई भी सरकार हो, केंद्र की हो, राज्य की हो, किसी पार्टी की हो, लेकिन वो एक मोटे तौर पर कोई योजना बनाती है, कोई जातियों के आधार पर या उपजातियों के आधार पर फिलहाल तो कोई योजनाएं नहीं बनती। क्या आप इसको कोई फायदा समझते हैं? नहीं, हमारे ख्याल से आज की तारीख में जो हमारा जो प्रशासन का जो पूरा तंत्र है और सत्ता का जो स्वभाव है जी, वो पूरी तरीके से अपर कास्ट डोमिनेंट है जी, पूरी तरीके से। ब्यूरोक्रेसी में अगर आप देख लें और सारे विश्वविद्यालयों के अंदर आप देख लें, कॉलेज के अंदर आप देख लें, तो वहां सिर्फ अपर कास्ट जो सवर्ण जातियां हैं उनका ही प्रभुत्व है जी। तो वो ये तो जरूर कहते हैं जब सत्ता में रहते हैं कि देखिए हम जो पॉलिसीज बनाते हैं उस पॉलिसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं और हम तो ना जाति के आधार पर पॉलिसी बनाते हैं ना धर्म के आधार पर पॉलिसी बनाते हैं। लेकिन जब उनसे आप ये कहिए कि भाई जिनकी संख्या 100 में 70 के आसपास है जी या 60 के आसपास है, तो वो 60 लोग क्यों नहीं ब्यूरोक्रेसी में दिखाई पड़ते जी। आज की तारीख उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, भारत के स्तर पर जो सचिवों का जितने सचिव हैं उसमें कितने ओबीसी तबके के हैं, उसमें कितने दलित तबके के हैं, वो मैं कितने मुस्लिम तबके के हैं। वैसे हम लोग ग्राफिक चला रहे हैं उसको, लेकिन उसमें मैं आपको मोटे तौर पे बताता हूं कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों में एडिशनल सेक्रेटरी 93 है, उसमें 6 एससी और 5 एसटी हैं, एक भी ओबीसी नहीं है। और सचिवों में एससी वर्ग से 1 और एसटी वर्ग से 3 है। इनका परसेंटेज देखें तो 4% है एससी का, 3% है एसटी का और 7% है ओबीसी का। और यदि वाइस चांसलर्स को देखें हम लोग तो 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के फैकल्टी में एससी और एसटी वर्ग से केवल 1 कुलपति, ओबीसी वर्ग से 7, एससी वर्ग से 2, एसटी वर्ग से 5। ये है स्थिति। यही बात मैं आपसे कह रहा था कि इसके दो बहुत, अगर इस पर जल्द कोई फैसला नहीं किया गया जी तो आने वाले समय में ये जो संतुलन है जी शासन के अंदर जी, ये बहुत बड़े उथल पुथल का कारण बनेगा जी। क्योंकि आज की तारीख में चाहे ओबीसी जातियां हो या दलित जातियां हो या पिछड़े तबके के लोग हों, वो अब सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं। और सत्ता में हिस्सेदारी का मतलब सिर्फ मंत्री बनना नहीं होता जी। सत्ता में हिस्सेदारी का मतलब ये होता है कि थानेदार भी हमारी आबादी के हिसाब से हो जी, वहां पे जो सेक्शन अफसर वो भी हमारी आबादी के हिसाब से हो, जो सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डायरेक्टर है वो भी हमारी आबादी के हिसाब से हो। जब तक वो नहीं, अगर उसमें अगर कोताही की गई तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि सत्ता का बहुत बड़ा असंतुलन पैदा हो गया है जी। और इसको दूर करने की जरूरत है, अन्यथा उथल पुथल जरूर होगी। जुडिशरी के अंदर आप देख लीजिए ना जी, जुडिशरी में कितने ओबीसी तबके के लोग हैं, दलित तबके के कितने लोग हैं जी। राजपूत साहब, एक जो तर्क इसके खिलाफ दिया जा रहा है मोटे तौर पर, वो अनुभव के हिसाब से कि 90s में जब वीपी सिंह साहब के वक्त में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया गया और उस समय जो देश ने देखा और देश में एक बड़ी बाट दिखाई दी, आंदोलन दिखाई दिए, दंगा दिखाई दिया, ये एक ऐसा तर्क दिया जा रहा है कि यदि फिर ऐसा किया गया तो हो सकता है कि ऐसा ही देश में माहौल देखने को मिले। क्या आपको ऐसा लगता है? विजय भाई, बिल्कुल नहीं। असल बात, जो लोग ये तर्क दे रहे हैं, ये कहते हैं ना कि जिसको ये गुमान है कि वो मजे में है, या तो वो फकीर है या नशे में है। 2000 मंडल वाले इशू को अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी का भड़काया हुआ दंगा था और इसके अलावा कुछ नहीं था जी। और उस वक्त जो थी वह पढ़ाई से लेकर के बाकी चीजों में आरक्षण की बात थी। और इस वक्त जातिगत जो जनगणना है वो दूसरी वजह से है। पिछड़ों में जो प्रभुत्व वाली जातियां हैं, बात यहां पर यह आ रही है कि जो 27% आरक्षण है जी, वो आरक्षण किन लोगों ने ज्यादा ले लिया, किन लोगों के पास नहीं गया है जी। जैसे मोस्ट
किनको फायदा मिल रहा है और किनको फायदा नहीं मिला है। जी। अब मैं आपको बताऊं, अगर आप एमबीसी को, मोस्ट बैकवर्ड क्लास, जी, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर तो ये जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना, भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से इसका चरित्र जो है सामंतवादी चरित्र है। जी। ये लोग वोट तो सबके लेना चाहते हैं, लेकिन कैसे वोट लेना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि साहब मैं तेली हूं, हमने साहब दलित राष्ट्रपति बना दिया, हमने आदिवासी राष्ट्रपति बना दिया। लेकिन जब सत्ता में भागीदारी की बात आती है, जब आप पिछड़ों को 27% आरक्षण दे रहे हैं, जब आप आरक्षण देने की बात आती है तो संवैधानिक व्यवस्था नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, कुछ जातियों को उसमें एक मेजर लाभ मिल जाता है और बाकी जातियां जो है उसमें पिछड़ जाती हैं। जैसे तेली है, तमोली है, निषाद है, कश्यप है, गोंड है, बिंद है, ये काची है, मजवार है, क्या नाम प्रजापति है, ये जितनी जातियां हैं ये जातियां पिछड़ती। इनमें से एक बड़ी जातियों का हिस्सा, आशुतोष भाई मुझसे सहमत होंगे, एक बड़ी जातियों का हिस्सा एससी में आरक्षण चाहता है। ठीक अब है। ये बर्र में छत्ता में हाथ लगाने वाली इनकी, पहले जब ये सत्ता प्राप्त, सुन लीजिए सर, ये देखिए इंपॉर्टेंट बात है, आप ठीक है कह देते हैं, हम भूल जाते हैं। नहीं आप सुन, अगर मैं आपकी बात ठीक है का मतलब है, मैं आपसे करने वाली, डब्बा बजाने वाली डिबेट करनी है तो कर लीजिए। राजपूत जी, जब मैं ठीक बोलता हूं उसका मतलब है कि आप बात सही कह रहे हैं, आप आगे बढ़िए। अरे सर, हम डर जाते हैं। असल बात वो जो बाकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल के जो एंकर है ना, वो ठीक है का मतलब कहते हैं कि बढ़िए आगे चलिए, हो गया बहुत, दूसरे को मौका दे रहे हैं। तो मसला यहां पर यह है कि जब आप जातियों को, यहां पर जातियों में समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए अगर हम जातिगत जनगणना की आवश्यकता कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और भारतीय जनता पार्टी हमारे इतिहास भूगोल को बता करके उसके पीछे शिखंडी की तरीके से क्यों छुपना चाहती? हमने गलती करी, हम भाई सत्ता से बाहर हो गए, आपने तो वादा किया था, लिखित वादा किया था जातिगत जनगणना करेंगे, अब आप लेकिन किंतु बट परंतु क्यों कर रहे हैं? भाई आप तो इस वादे के साथ सत्ता में आए थे कि आप जाति जनगणना करेंगे और जिसको जितनी दिक्कत होगी वो हम देंगे। अब इन्होंने निषादों को अपने साथ लिया उत्तर प्रदेश में, कहा कि साहब आपको एससी में हम रिजर्वेशन दे देंगे। क्या किया इन्होंने आज तक बताएं? संजय निषाद ढोल बजाते घूम रहे हैं, बेचारों को कुछ नहीं मिला। राजभर जीते, राजभरों को इन्होंने यही बात कही, इन्होंने 17 जातियां, प्रजापति, कुमार, जितने लोग हैं उनको कहा। अब ये लोग जो है मूल रूप से क्या है कि ये वोट लेना चाहते हैं लेकिन उनको अधिकार नहीं देना चाहते। बिल्कुल। अब राहुल गांधी जी अगर आपसे कह रहे हैं कि साहब आप दीजिए, जनगणना कीजिए, तब तो आप बात आएगी, लेकिन ये लोग बात ही नहीं करना चाहते। अब इस पे बात कर लेंगे अश्विनी जी से। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक पर चलते हैं, फिर उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। ब्रेक पर जाएं उससे पहले बात हमारे आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि क्या जातिगत जनगणना से सामाजिक बदलाव हो पाएगा, बड़ा सामाजिक बदलाव होगा? इस पर आप अपनी राय हमें ट्विटर पर हाँ या ना में दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @NewsIndia24/7। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत विद्वत पैनल है, बहुत गंभीर चर्चा है, जाहिर है आपको कहीं नहीं जाना। हम तुरंत लौट कर आते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं जातीय जनगणना को लेकर। हमारे साथ विद्वत पैनल है, अश्विनी शाही साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, सुरेंद्र राजपूत हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता प्रोफेसर राजेश पासवान साहब हैं, और मेरे मित्र वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष हैं हमारे साथ। आपके साथ आपका एक बार फिर स्वागत है। शाही साहब ठीक है, आप राजपूत साहब कह रहे थे कि जातीय जनगणना से आपके पेट में दर्द होने लगता है। देखिए, राजपूत साहब किस तरीके से छिपने की कोशिश कर रहे हैं, और इनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी को उसी के कर्नाटक की धरती पर ये कहते हुए शर्म नहीं आई कि जाति जनगणना हम कराएंगे और भारतीय जनता पार्टी उसको कर दे। ये क्योंकि पिछला पाप इन्होंने किया है, जिसको राजपूत साहब ने माना कि हमसे गलती हुई। कर्नाटक में 2014 में जब कराया इन लोगों ने, तो वोका लिगा और लिंगायत ये दोनों कम हो गए, इसलिए वहां पर जनगणना का रिपोर्ट नहीं आया। 150 करोड़ नाश देश का 2011 में जब कराया इन्होंने, जिसको उन्होंने मंच से माना, तो अब मान लिया, उसके बाद 3 साल बचा था, 3 साल में रिपोर्ट प्रकाशित नहीं कर पाए, यानी कि करने की मंशा नहीं थी। दूसरी बात, आशुतोष जी ने कहा कि आज नारा भी लगाया इन लोगों ने कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी भागीदारी। हिंदुस्तान में लगभग 11.5 लाख के करीब जो है उपजातियां हैं। उपजातियां 11.5, 2011 का जो सेंसेक्स आया था उसमें 11.5 लाख, 11,34,000 के आसपास।
अब संख्या भारी, मान लीजिए कि कोई जातियां हैं, उपजातियों में हम कह रहे हैं जौनसारी, बुक्सा, खरवार, हेरिया, बैगा, ये सब जातियां हैं जिसका नाम हम लोगों ने नहीं सुना है। बेलदार, बिंद, चेरी, ये सब जातियां हैं, उपजातियां हैं। अगर मान लीजिए कि इनकी संख्या 10,000 होती है, थारू है, किसी की संख्या 5,000 होती है, किसी की 25,000 होती है। एक बनटांगिया गोरखपुर में है, जिसको अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इधर उभारा है, कोई नहीं पूछता था उनको, वो किसी में नहीं थे। तो इन जातियों का अगर 50,000 या 10,000 है तो उनका प्रतिनिधित्व कहां होगा? जी, संख्या भारी के हिसाब से ये यक्ष प्रश्न होगा। जी, दूसरा, जो जातियां ओबीसी से, जैसे अभी गुर्जर जातियां हैं राजस्थान में, ओबीसी से बाहर होना चाहती हैं, माली बाहर होना चाहते हैं, शहरी बाहर होना चाहते हैं। तो ये बहुत सी ऐसे कॉम्प्लिकेशन है विजय जी कि अगर इन चीजों को लागू करते हैं हम, तो वही वाली बात कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर वर्ग संघर्ष की नौबत आ जाए, जो कि दंगे के जो मास्टरमाइंड है, जैसे भागलपुर अखोड़वा कांड और मुरादाबाद दंगे, हैदराबाद दंगे कांग्रेस के समय में हुए, तो ये कांग्रेस जो दंगों का मास्टर था, उस समय के दंगे न हो जाएं। जी, इन्होंने अभी कहा 89 में दंगा जो है भारतीय जनता पार्टी ने करा दिया। जी, तो पीछे के ये लोग मास्टरमाइंड है। तो वर्ग संघर्ष की नींव ये लोग डालना चाहते हैं, और हम लोग इसीलिए सबका साथ सबका विकास, पासवान साहब, अपना विकास नहीं सबका विकास। ठीक है। शाही साहब, एक चीज और क्लियर कर दीजिए, ये राजपूत साहब बड़ा परेशान आपको कर रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि 2012-13 में आपने खुद ने वादा किया था कि जातीय जनगणना कराएंगे, लिखित वादा। ये नहीं, कहीं नहीं कहा था, हम लोगों ने कहीं नहीं कहा था। जी, कहीं नहीं कहा। राजपूत साहब कहेंगे ही कहेंगे, हमने कहीं नहीं कहा। ठीक है, आता हूँ राजपूत साहब। प्रोफेसर पासवान, जो शाही साहब ने चिंता जाहिर की है, आप उससे सहमत हैं? हाँ, मैं शाही साहब की चिंता से सहमत हूँ, और मैं आशुतोष जी और सुरेंद्र जी से असहमत हूँ, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की बहुत अधिक दिनों तक सरकारें रही, और इसके बावजूद भी संवैधानिक आरक्षण पूरा नहीं हो पाया। तो इसके लिए दोनों लोग दोषी हैं, क्योंकि इन्होंने ईमानदारी से काम नहीं किया, तो प्रतिनिधित्व पूरा नहीं हो पाया। लेकिन जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं, जिसकी तरफ शाही साहब ने इशारा किया है कि अगर इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे तो 3,000 करीब प्रमुख जातियां हैं और 25,000 करीब उपजातियां हैं। तो जैसे जैसे हम जातिगत आधार की चीजों को देखने की कोशिश करेंगे कि किस जाति में कितने आईएएस हैं, किस जाति में कितने प्रोफेसर हैं, किस जाति में कितने वीसी हैं, तो चीजें और विकराल होंगी। और वो जैसे हम एससी, एसटी, ओबीसी के नाम पे तो हम काउंट कर लेते हैं कितने हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग आ जाता है 3 कैटेगरी में। जब हम इसका बहुत पैनोटी ऑब्जर्वेशन करेंगे तो चीजें विकराल होंगी। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि ये सब आरक्षण के सहारे ये चीजें, ये जो एक बहुत प्रमुख निशाना है आरक्षण पे, और आरक्षण सिर्फ सरकारी क्षेत्रों में है, सरकारी क्षेत्रों का आरक्षण लगभग समाप्त हो गया है। जी, तो जो अगर प्रतिनिधित्व देंगे किसी को, कोई भी सरकार अगर देगी तो कहाँ पे देगी? उन्होंने तो सारे रास्ते ऑलरेडी बंद कर दिए हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। नौकरियां एकदम खत्म हो गई है, तो फिर रिजर्वेशन का कोई माने नहीं रखेगा। सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर में चली गई है, और निजी क्षेत्र में आरक्षण के नाम पे कांग्रेस भी बयानबाजी करती रही है और बीजेपी भी करती रही है। ईमानदारी से कोई नहीं लागू करना चाहता। तो संसाधनों पे जब तक ईमानदारी से सब लोग पहल नहीं करेंगे, तब तक सिर्फ जनगणना कराने के बाद भी स्थितियां स्पष्ट नहीं होगी। इसके खतरे में देख रहा हूं सर। जी, आशुतोष जी, एक तो शाही साहब ने वर्ग संघर्ष की बात की, दूसरा मैं समझना चाहता हूं कि जो जातीय जनगणना को जो ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी या भारतीय जनता पार्टी को ही समझ ले, डर है वो जातीय जनगणना पहला कदम है, हो सकता है इस पर सहमत हो जाएं, लेकिन वो समझते हैं कि इससे आरक्षण का एक नए तरीके का विवाद शुरू होगा। क्या आपको ये डर दिखाई देता है? आप अनम्यूट कर लें अपने को। ये जो प्रश्न है विजय जी, ये प्रश्न आरक्षण का है ही नहीं जी। ये प्रश्न इस बात को है, ये प्रश्न इस बात को लेकर ये है कि जो कब्जा पिछले कई हजार सालों से है, उस कब्जे को छोड़ने के लिए तैयार है या नहीं। बेसिक सवाल, मुख्य सवाल यही है। जो प्रभुत्व का प्रश्न है कि 10% की आबादी 100% पर जिसका कब्जा है, तो इक्वालिटी आएगी कहां समाज के अंदर? जी, आपने एक तबके को हजारों साल से इंसान भी नहीं समझा जी। उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया, जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया गया, जब वो अपना हक मांगने के लिए आते हैं तब ये तमाम तर्क दिए जाते हैं कि 3,000 जातियां हैं, 25,000 उपजातियां हैं, लाखों की संख्या में उपजातियां हैं जी, तो फिर सबको कैसे देंगे?
भाई जब आपका कब्जा था तब आपने कभी सोचा कि हमने सबके ऊपर कब्जा कर रखा है और हमें न्याय करना चाहिए? आपने तो कभी नहीं सोचा। तो 10% जब 100% पर कब्जा करके बैठा रहेगा, जब उससे ये हक मांगा जाएगा तो सवाल तो खड़ा होगा। आज की तारीख मुझे बता दीजिए, जुडिशरी के अंदर कितने ओबीसी तबके के हैं, कितने मुस्लिम तबके के हैं और कितने दलित तबके के हैं, आप मुझे बता दीजिए। टीवी चैनल्स के अंदर जो डिबेट में हिस्सा लेने वाले लोग हैं, उनमें कितने ओबीसी तबके के, कितने दलित तबके के हैं और कितने मुस्लिम तबके के हैं? उनके मसलों पर भी जो डिबेट होती है वो सवर्ण ही बैठ के डिबेट करते हैं और वही ये तय कर देते हैं कि इनको तो जो है जब ये आरक्षण होगा, जब इस तरीके की बात आएगी तो वर्ण संघर्ष होगा। वर्ण संघर्ष तो होगा, कोई दो राय नहीं, आपका वर्ग संघर्ष तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब आप, एक जमाना था जब लोग आपकी बातों को मान लेते थे, स्वीकार कर लेते थे कि पुराने जन्मों के हमारे कुछ पाप होंगे जिसकी वजह से हमारे साथ, अब तो वैसी स्थिति है नहीं। अब तो चारों तरफ से खिड़कियां खुली हुई हैं, तो साफ हवा सामने आ रही है। बाबा साहब अंबेडकर ने एक प्रेरणा सबको दे दी है और उस प्रेरणा का असर यह है कि अब सब लोग अपने अधिकारों को लेकर सचेत हो गए हैं। वो सिर्फ शिक्षा ही नहीं चाहते, वो रोजगार में भी बराबर की हिस्सेदारी चाहते हैं। तो जब अगर आप रोजगार में बराबर की हिस्सेदारी इंश्योर नहीं करेंगे तो फिर संघर्ष तो होगा। तो मैं सहमत हूं इस बात से, संघर्ष, लेकिन ये संघर्ष इस बात को लेकर ये होगा कि जो 10% लोग 100% पर कब्जा करके बैठे हैं उससे कब्जा छुड़ाने की लड़ाई। ठीक है राजपूत साहब, कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना की बात कर रही है, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिख रहे हैं, राहुल गांधी जी वो भी बात भी कर रहे हैं सभाओं में, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है कि आप सो चूहे आपने खा लिए, आप हज पे जा रहे हैं। अब ये कार्तिक में गंगा स्नान से ही आप थोड़ी धुल जाएंगे। आपके 75 साल तो आप ही रहे, 70 साल रहे, 65 साल रहे, जो भी आप गिनना चाहें गिन लें। दो बातें बड़ी साफ हैं विजय भाई। अगर हमने पूर्व में गलती की तो क्या हम सही नहीं कर सकते? आपका कहने का मतलब ये है? या वो आदमी ज़्यादा अच्छा होता है जो अपनी गलती को मान करके आगे सही कर ले, या वो आदमी अच्छा होता है कि जो अपनी गलती को पे अड़ा रहे? जी अभी अश्वनी शाही जी ने इतना बड़ा झूठ आपके सामने बोला। अभी बिहार में नीतीश कुमार जी और भाजपा की सरकार थी, तेजस्वी जी के सरकार के समर्थन से पहले, और पूरी सर्वदलीय बैठक जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी प्रधानमंत्री जी के पास गई थी, सुशील मोदी साथ में गए थे, तेजस्वी जी भी साथ में गए थे और पूरा बिहार का सदन साथ में गया था जिस नीतीश जी के नेतृत्व में, और इन्होंने जातीय जनगणना का समर्थन किया था। जी 2014 में इन्होंने जातीय जनगणना का समर्थन किया था। हमसे मांग करते थे कि ये जातीय जनगणना क्यों नहीं लागू कर रहे। 2017 में इनके जो मंत्री हैं लोकसभा के अंदर कहते हैं कि जातीय जनगणना के हम समर्थन में हैं। फिर 2019 में आकर के ये लोग अपने मुद्दे से पलट जाते हैं। इनमें से कोई भी चीज झूठ हो तो अश्वनी शाही साहब वो कर सकते हैं, वरना अश्वनी साहिब को आपके प्रतिष्ठित चैनल पर माफी मांगनी चाहिए। जी बहुत साफ सी बात है। हम तो कहते हैं कि हमने 2011 में जातीय जनगणना की, उसके बाद हम क्या नाम उसको नहीं टेबल कर पाए। हमने कहा उस अल्पकाल के लिए हम क्षमा मांगते। हमने शुरू तो कर दी थी, हमने तो बिल्कुल, हमने भाजपा की भी मांग मानी और बाकी सारे दलों की मांग मानी, जातीय जनगणना होनी चाहिए। मैं फिर से कह दूं, इसमें वर्ग संघर्ष जैसी कोई स्थिति नहीं है। मैं आशुतोष की सारी बातों से सहमत हूं, सिर्फ एक बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि इसमें अब वर्ग संघर्ष नाम की कोई चीज है ही नहीं। क्योंकि उनको जातीय समूहों को, पिछड़े वर्ग का, शेड्यूल कास्ट का या सारी चीजों का लाभ मिल रहा है। बैकलॉग इससे पूरा होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये पता चलेगा कि पिछड़ी जातियों में किस उपजाति को या किस जो एमपीसीज हैं, मोस्ट बैकवर्ड क्लास है, इसमें भी मैं बताता हूं, अश्वनी शाही जी को याद दिला देता हूं कि ये बात त्रिस्तरीय आरक्षण की राजनाथ सिंह ने 2002 में भी की थी। उसी फार्मूले का कहता है ओम प्रकाश राजभर लागू करने के लिए। पढ़ लिख करके आया कीजिए अश्वनी जी, जाति जनगणना का मुद्दा इतना हल्का नहीं है कि आइए और कुछ भी बोल करके चले जाइए। सच बात यह है कि आप जब तक लोगों को यह नहीं पहचान पाएंगे कि सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को उनको जो हिस्सा दिया जा रहा है उसमें से कितना हिस्सा उचित लोगों को मिल रहा है और कितने हिस्से में एक वर्ग ही कब्जा किए हुए। ठीक, शाही साहब, अगड़े पिछड़े की लड़ाई है ही नहीं। जी शाही साहब, ये तो लड़ाई इसकी है कि पहले आप गिनिए कितने हैं,
उसके बाद उनके संसाधनों का बंटवारा कीजिए। क्योंकि आप लोग तो सारा का सारा रुपया अडानी जी के जेब में रखना चाहते हैं। शाही साहब, आप सुरेंद्र राजपूत की जेब में, अश्वनी शाही की जेब में नहीं रखना चाहते। ठीक है शाही साहब, आप चाहते सारा रुपया अडानी के पास चला जाए, तो भाई ये नहीं होगा। 550 करोड़ रुपया आप लोगों ने नाश कर दिया और एक छोटा सा शब्द क्षमा मांगकर निकल लिए। अरे तो आप उसको पब्लिश कर देते, उनकी रिपोर्ट को आप पब्लिश कर दो, कौन मना कर रहा है? नहीं, सुरेंद्र भाई को मैं बताना चाहता हूँ, आज कर दीजिए पब्लिश, पैसे से तो हुआ है जी। अब देखिए, अल्पज्ञानी को पढ़ने लिखने से क्या मतलब है? थोड़ा पढ़ेंगे आप, भाई है हमारे, तो थोड़ा मार्गदर्शन होता है। थोड़ा अब आ जाइए, थोड़ा सुन लीजिए। ठीक है राजपूत जी, आप प्लीज थोड़ा सुन लीजिए राजपूत जी। या तो फिर आप बोलते हैं तो मैं भी शाउट करूं? नहीं आप बोलिए अब। तो हाँ, शाउटिंग मैच खेलना हो तो बताइए। जी। देखिए, अभी इन्होंने अश्वनी शाही को झूठा साबित किया आपके जैसे प्रतिष्ठित चैनल कुछ कर ही नहीं सकते। जबकि ये खुद जो है झूठे साबित हो गए। इन्होंने पहले कहा, विजय जी याद होगा, कि इनके संकल्प पत्र में 2014 के था जी। मैंने कहा नहीं था, दिखा दे कहीं संकल्प पत्र में हो तो मैं माफी मांग लूंगा, यही मांगूंगा माफी आपके सामने। लेकिन अभी तो बात, उसके बाद ये इन्होंने बिहार, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, घुमाए राजनाथ सिंह। जब आदमी जाल में फंसता है तो निकलने की कोशिश करता है और उतना ही फंसता जाता है जितना आज सुरेंद्र राजपूत जी फंसे हैं, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट रूप से झूठ बोला है, देश को भ्रमित करने की बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के 2014 के संकल्प पत्र में इन्होंने जाति जनगणना की बात की थी। ये माफी मांगे आपके चैनल पर, ठीक है, लेकिन इन्होंने झूठ बोला है। बिहार के लीडर्स तो गए थे ना प्रधानमंत्री के पास। देखिए, बिहार के गए थे, इन्होंने क्या कहा, मैं वो बात नहीं कह रहा हूं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत सी चीजें समसामयिक चीजों में हो जाती है विजय जी। लेकिन अगर कोई कहे कि संकल्प पत्र में आपके है और उसके बाद ये भाग्य राजनाथ सिंह और वो दिखाने लगे, तो झूठ कौन बोल रहा है? राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं आज। सिद्धारमैया जी ने 2015 में कराया, क्यों नहीं किया? लिंगायत समूह वो का लिंग कम हो गए, नहीं दिखाया उन्होंने। 150 करोड़ देश के टैक्स पेयर का खा गए। 400 करोड़ लालू जी और मुलायम सिंह साहब के कहने पर यूपीए सरकार ने वो कराया था, इनका प्रेशर था जी, तब इन लोगों ने कराया, नहीं तो नहीं कराया होता। वो भी 11, 12, 13 3 साल खा गए ये लोग। 14 मई में हमारी सरकार आई थी, 11, 12 में की, 1 साल छोड़ दीजिए, 2 साल समय कम होता है जी। 5-5 साल पंचवर्षीय योजना चलाएंगे ये लोग। कांग्रेसी देश को बेवकूफ बना रहे हैं और इसीलिए देश के लोगों ने समझ लिया है। और उत्तर प्रदेश में तो खैर 2% से नीचे ले आ दिया इन लोगों को, कोई वो नहीं है। बाकी पूरे देश में, कर्नाटक में भी, हर जगह जहां राहुल गांधी जी झूठ बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी उनके झूठ और प्रोपेगेंडा को बताने का काम करेगी जनता। ठीक है आशुतोष जी, राजपूत जी कह रहे हैं कि ये झगड़ा अगड़े और पिछड़े का नहीं है, पिछड़ों में हिस्सेदारी ठीक से हो पाए, पहला कदम ये है। ये अगड़े और पिछड़े की लड़ाई क्यों नहीं, मैं तो ये बात समझ ही नहीं पा रही। पूरी लड़ाई अगड़े पिछड़े की लड़ाई। वो जातीय जनगणना से जुड़ी हुई बात कर रहे हैं कि भाई जातीय जनगणना में जो अभी जातियां हैं उनके संदर्भ में बात हो रही है। वो नहीं, मैं उसके संदर्भ में आपसे बात कर रहा हूँ जी, मैं उसके संदर्भ में ही बात कर रहा हूँ जी। और मैं इसको बड़ी गंभीरता के साथ इस पूरे मुद्दे पर सोचता हूँ जी। ये लड़ाई अगड़े और पिछड़े के बीच की लड़ाई है जी। और अगड़े और पिछड़े के बीच की लड़ाई इसलिए नहीं है कि आपका कुर्ता और मेरा कुर्ता जी। सीधी सी बात यह है कि आपने जो पिछले जिस तरीके से इतिहास में, परंपरा में हमको जिस तरीके से ट्रीटमेंट दिया है जी, और जिस तरीके से सारी संपदा के ऊपर आपने कब्जा कर रखा है जी, और हमको आपने सारी स्थितियों से बाहर कर रखा है जी, अब नहीं चलेगा वो। हमको हर जगह अपना हिस्सा चाहिए जी, और वो हिस्सा ब्यूरोक्रेसी में भी चाहिए, वो हिस्सा व्यापार में भी चाहिए, और वो हिस्सा समाज में बराबरी का भी चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर क्या कहते थे कि संविधान लागू हो गया, सबको इक्वालिटी और लिबर्टी मिल गई जी, लेकिन फ्रेटर्निटी नहीं मिली, बंधुत्व नहीं मिला जी। आज भी अपर कास्ट का अगर कोई ब्राह्मण है और गरीब भी है तो हम सब लोग पंडित जी कह के प्रणाम करते हैं उनको जी, आज भी। लेकिन अगर कोई दलित है, कोई पिछड़ा है, उससे उस तरीके का व्यवहार नहीं होता जी। आज भी जो बात बाबा साहब ने लिखी थी, जो जिस प्रताड़ना से वो गुजरे हैं, आज भी कमोवेश स्थिति वही है। हिंदुस्तान दिल्ली नहीं है, हिंदुस्तान बिहार का बहुत पिछड़ा हुआ हिस्सा भी है, यूपी का भी बड़ा पिछड़ा हुआ हिस्सा। वहां जाके आप देख लीजिए कि जातियों के नाम पर किस तरीके से प्रताड़ना की जाती है, लड़कों को किस तरीके से आत्महत्या के लिए मजबूर होते बच्चे। अभी दिल्ली बॉम्बे यूनिवर्सिटी की कहानी आपके सामने मौजूद है जी। तो ये लड़ाई उसकी है, ये लड़ाई दलितों और पिछड़ों की अपनी पहचान की लड़ाई है जी, अपने अस्तित्व की लड़ाई है जी।
और उसका एक हिस्सा है बराबर नौकरियों के अंदर अपनी हिस्सेदारी की बात करना, ब्यूरोक्रेसी में अपनी हिस्सेदारी की बात करना, उसका एक हिस्सा मात्र है जी। जब नौकरी कोई आईएएस बन जाता है इस वजह से उसका सम्मान नहीं बढ़ता जी। एक खास जाति के लोग अगर चपरासी भी होते हैं तो उनको हमेशा सम्मानित माने जाते हैं जी। दलित अगर पिछड़ा अगर तो इसके लिए तो अलग तरीके से बदलाव करना पड़ेगा आशुतोष जी, उसके लिए तो अलग तरीके से सामाजिक बदलाव करना पड़ेगा। वो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो चाहती ही नहीं इस तरीके की बदलाव जी। पिछड़ी जैसे ही कोई मुलायम सिंह यादव खड़े हो जाते हैं, जैसे कोई लालू प्रसाद यादव खड़े होते हैं, जैसे कोई काशीराम खड़े होते हैं, जैसे रामविलास पासवान खड़े होते हैं, उनकी तस्वीर पेंट कर दी जाती है, उनको भ्रष्टाचारी प्रमुख बता दिया जाता है, उनको उनके राज्य को जंगल राज घोषित कर दिया जाता है और उसी राज्य के अंदर उसी तरीके के भ्रष्टाचार करने वालों की चर्चा भी नहीं होती, बात भी नहीं होती जी। यह कारण नहीं है कि मायावती जिस तरीके से पेंट किया, एक भी केस में मायावती भी तक कन्विक्टेड नॉट इन वन केस, लेकिन जिस तरीके से उनकी तस्वीर को खराब किया गया है, मुलायम सिंह यादव एक भी केस में कन्विक्टेड नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उनकी तस्वीर पेश की जाती है। लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड जरूर है लेकिन लालू प्रसाद यादव ने बिहार के अंदर जो पिछड़ी चेतना को जो उभार दिया है और उसको लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसकी भी कीमत वो चुका रहे हैं जी। ये बहुत आसान लड़ाई नहीं है। ठीक है, प्रोफेसर पासवान। आशुतोष जी ने जो सामाजिक स्थितियों के बारे में बताया और जो वर्चस्व की बात की उन्होंने कि कुछ खास संसाधनों के वर्चस्व में पूरी तरह से सहमत है उससे, लेकिन एक तार्किक दृष्टिकोण हम यहाँ रखना चाहेंगे। मान लीजिए कि जातिगत जनगणना से हमने ये डेटा निकाल लिया कि किस जाति का संसाधनों में कितना कब्जा है, उसके बाद क्या उसके बाद हम क्या किस जातियों को उन किसी संसाधनों पे शामिल होने से रोक सकते हैं? हम ऐसा कतई नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए कि पता लग जाए कि 95% अपर कास्ट आईएएस हैं, तो क्या ये हो सकता है कि अपर कास्ट अगली फ्री आईएएस नहीं बनने दिया जाएगा जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज जो नेताओं के प्रति अविश्वसनीयता का जो दौर चल रहा है उसमें उनके जो सिर्फ जो इच्छाएं हैं उनके नारे ही नहीं शामिल है। अगर ये लोग मंशा इनकी सही है जातिगत जनगणना के बाद प्रतिनिधित्व देना है एससी ओबीसी के लिए, तो उन्हें कुछ नए अवसरों के बारे में भी बात करनी चाहिए कि वो कैसे अवसर क्रिएट करेंगे, कौन से नए एवेन्यूज उनके सामने लेकर के आएंगे। जैसे निजी क्षेत्र में आरक्षण का एक मसला है, इस समय सारे जो प्राइवेट सेक्टर की जितनी नौकरियां हैं सब आउटसोर्स हो रही हैं, तो वैसे कौन से एवेन्यू को लेकर के आएंगे इन वर्गों के लिए जो वंचना के शिकार हैं, उनको वो कैसे देंगे वो। तो ये भी अगर वो कहें, ये भी कोई अपना कह सकते हैं पेश करें कि उसके बाद हम इस तरह से इस खाई को भरेंगे। खाई है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे खाई है, इसमें कोई दौरा नहीं है, उसको भरेंगे कैसे, इसका भी ब्लूप्रिंट आना चाहिए। जो जातिगत जनगणना के समर्थक जातियां हैं और समर्थक पार्टियां हैं, और मुझे लगता है कि जनगणना होनी जरूरी चाहिए, हमें हमारे पास सही डेटा का होना जरूरी है जी। शाही साहब, आपकी पार्टी तो निजी क्षेत्र को बहुत बढ़ावा दे रही है, तो यदि निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण हो जाए तो शायद समाज में जो आपका नारा है सबका साथ सबका विकास हो पाएगा। देखिए, जैसे जिस हिसाब से आगे आने वाले दिनों में ये व्यक्तिगत जो है लोगों की बात होती है, जातियों का कहाँ आरक्षण दिया जाए कहाँ न दिया जाए, तो हम आरक्षण के खिलाफ कहीं नहीं हैं। अगर कंपनियां आरक्षण अपने यहाँ लागू करती हैं, अब कंपनियों के ऊपर क्या प्रेशर दिया जाता है, कुछ राज्यों ने शुरू भी किया है, सुनने में आया है कुछ राज्यों में शुरू हुआ है, तो अब हो सकता है आगे आने वाले दिनों में दिखाई दे, वहां भी आरक्षण दिखाई दे। क्योंकि आशुतोष जी ने जितना कहा कि जितने प्रताड़ित लोग हैं उनको एक सुनियोजित तरीके से जो है प्रताड़ना दी जाती है। लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड होने के नाते उन्होंने जागृति कर दी है, तो जागृति तो हर नेता करता है, मुलायम सिंह यादव जी भी ने भी किया था, चाहे वो कन्विक्टेड हो ना हो, ये हर नेता का काम है। लोहिया जी के समय से लोहिया जी का कोई कन्विक्शन ऐसा नहीं था कि उनके, लेकिन उन्होंने जयप्रकाश जी ने किया, अटल जी ने किया, सब लोगों ने, सब लोग कन्विक्टेड नहीं थे। तो लेकिन जो एक समय चक्र है, उस समय चक्र में आने वाले दिनों में जो निजीकरण हो रहा है, वो निजीकरण में अगर जरूरत समझा जाएगा, उत्तर प्रदेश उसका एक उदाहरण ले लीजिए। अभी चुनाव हुआ, तभी दल कहते रहे कि ओबीसी आरक्षण के खिलाफ हैं ये लोग, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जब तक आरक्षण नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट तक हम जाएंगे, तब तक हम चुनाव नहीं कराएंगे। तो हम इससे ये परिलक्षित होता है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करती है, क्योंकि ओबीसी को हम छोड़ नहीं सकते और सवर्णों को हम छोड़ नहीं सकते, एससी एसटी को हम छोड़ नहीं सकते, जो भी वर्ग है हम सबको सबकी हिस्सेदारी उसी हिसाब से दे रहे हैं। पार्टी में देख लीजिए, इसीलिए हम लोग जब कहते हैं कि इतने राजपूत मंत्री बनाए गए, इतने ब्राह्मण मंत्री बनाए गए, इतने दलित बनाए गए, इतने ये बनाए गए,
हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम सभी वर्गों को साथ लेकर चल रहे हैं। ठीक है, राजपूत साहब छोटा सा कमेंट, फाइनल कमेंट। जी राजपूत साहब, बहुत छोटा सा कमेंट, वक्त नहीं है, लेकिन फाइनल कमेंट मैं चाहता हूं आप भी कुछ जोड़ दें। मैं 2-3 चीजें कहना चाह रहा हूं। मैं फिर से कहता हूं कि आरक्षण का मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक है, इसके बाद बाकी चीजों पर आइएगा। मैं आशुतोष भाई से मैं फिर से विनम्रता से कह रहा हूं कि पहले ये लड़ाई जो है ये अगड़े पिछड़े की है ही नहीं। इस लड़ाई में ये पता करना है कि जो 27% आरक्षण है वो सही जगह मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 22 मिल रहा है, सही जगह मिल रहा है, नहीं मिल, किन किन जातियों के पास ज्यादा है, किन जातियों के पास कम है। इसी तरीके से नगर निकाय का जो आरक्षण था, जो सुप्रीम कोर्ट तक गया था, उसमें भी पिछड़ों के आरक्षण की सूची जो है वो सही है या नहीं है। राजनीतिक और सामाजिक जब रूप से आप मिलने लगेगा, शैक्षणिक रूप से जब मिलने लगेगा, अन्य संसाधनों पर उसके बाद बात होगी। ठीक है, आज समानुपातिक रूप से जो वर्तमान का आरक्षण है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर समानुपातिक रूप से हो जाएगा तो उसके बाद बाकी संसाधनों की बात उसके बाद होगी। जाति जनगणना इसके लिए बहुत आवश्यक। ठीक है आशुतोष जी, छोटा सा कमेंट कर नहीं पाए लोग। ठीक है, मैं राजपूत जी की बात से बिल्कुल असहमत हूं। ठीक है, 10% को 50% पर प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं बार बार इस ओर इशारा कर रहा हूँ। ये 27% आरक्षण देने के बाद 22.5% आरक्षण देने के बाद, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जो लोग कहते हैं कि हमने कुछ पुरस्कार, ठीक है, चलिए फिर इस पर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि दरअसल एक सामंती सोच है कि हमने इनको उपकृत कर दिया, अभी भी मांगे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने सबको सिखा दिया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सुरेंद्र जी आपका, अश्वनी जी आपका, प्रोफेसर राजेश पासवान साहब और आशुतोष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या विपक्ष का मेल मिलाप, क्या जातिगत जनगणना से बड़ा सामाजिक बदलाव होगा। इस पर 52% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, 48% लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। आपने राजनेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय भी। मशहूर कवि गोरख पांडे ने लिखा कि समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, हाथी से आई, घोड़ा से आई, नौटवा से आई, बोटवा से आई। लेकिन जो सियासी हालात है उसमें कहा जा रहा है कि समाजवाद बबुआ जाति से आई, जाति जनगणना की मांग एक बार फिर से तेज होने लगी है। विपक्षी पार्टियां लामबंद होने लगी हैं तो सत्ताधारी पार्टी चुप्पी साध रखी है। सबका कहना है कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं, लेकिन सबका काम एक ही है, सब चुनाव से पहले अपने अपने वोटर्स को जगाने में लगे ताकि इस बार सत्ता का सुख भोगने का उन्हें ही मौका मिले, क्योंकि सत्ता रूपी मंजिल तक पहुंचने के लिए जाति धर्म की सीढ़ी की जरूरत पड़ती है साहब। कई बार तो ये लिफ्ट की तरह से भी चलती है। बाकी तो आप खुद समझदार हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आप ख्याल रखते हैं। नमस्कार।